हाँ बाबू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, है ना। अभी हम लोग इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के द्वारा देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हॉलो स्फीयर के द्वारा देखा था, कुछ न्यूमेरिकल भी देखा था। इस लेक्चर में सॉलिड स्फीयर के द्वारा देखेंगे रिजल्ट, लेकिन डेरिवेशन गॉस लॉ में देखेंगे। डेरिवेशन नहीं अभी देखेंगे, ठीक है, डेरिवेशन गॉस लॉ में। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। लेट्स स्टार्ट, है कि नहीं बाबू? तैयार हो जाओ। क्या ध्यान दो, हेडिंग बना दो, हेडिंग बना दो बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग है। जो सॉलिड स्फीयर है ना बाबू, वो नॉन कंडक्टिंग है। ध्यान रखना, सॉलिड स्फीयर जो हमने यहाँ पर लिया है वो नॉन कंडक्टिंग है, क्योंकि अगर वो कंडक्टर रहेगा तो सारा चार्ज सरफेस पर चला जाएगा। ये हमने शुरुआत में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में शायद पहला लेक्चर में शायद या दूसरा लेक्चर में बताया था, ठीक है। और ये क्यों जाता है ये सब पता चलेगा आगे, सब आगे बताएंगे डिटेल में, ठीक है। इसलिए नॉन कंडक्टिंग ले रहे हैं ताकि वो बाहर ना जाए, अंदर ही रहे, तभी तो सॉलिड की तरह काम करेगा। बाहर चला जाएगा तब तो हॉलो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, मतलब हॉलो स्फीयर की तरह हो जाएगा, है ना। तो देखो ये है, पूरे में चार्ज है बाबू, ऐसा इस पे चार्ज होगा। मान लो इस पे चार्ज है, टोटल चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज क्यू कूलम, या फिर अगर डेंसिटी का फॉर्म में बात करें तो रो कूलम पर मीटर क्यूब, और इसका कुछ रेडियस भी होगा। मान लो रेडियस आर है, टोटल चार्ज क्यू कूलम, और डेंसिटी के फॉर्म में रो कूलम पर मीटर क्यूब। तो इसका भी दो केस बनेगा बाबू, एक इनसाइड पॉइंट और एक आउटसाइड पॉइंट, है ना। आर क्या रहेगा, हालांकि मैं बतला चुका हूं इसके पहले वाले में, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेंटर, इसलिए है ना बताया था। तो अभी हम बात कर रहे हैं फोर आर लेस देन आर, फॉर आर लेस देन आर मतलब इनसाइड के लिए, दैट इज इनसाइड पॉइंट। तो अगर इनसाइड पॉइंट है तो ध्यान दो बाबू, हॉलो वाले में तो जीरो था, इसमें जीरो नहीं होगा। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो होगा के क्यू आर बाई क्यू, हाँ के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यू, के क्यू इंटू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेंटर बाई रेडियस ऑफ क्यूब ऑफ द रेडियस। तो ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। अगर हम इसको डायरेक्शन की बात करें तो रेडियल डायरेक्शन, अलॉन्ग रेडियल, मतलब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, के क्यू बाई आर क्यू, आर कैप लगा दो, आर कैप, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और वो यूनिट वेक्टर तो क्या बन गया, है ना। और इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो बाबू, और ऐसे लिख दो क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, पूरा कंप्लीट वेक्टर बन जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो, है कि नहीं। तो रेडियल डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में, है ना, सेंटर से उस पॉइंट का जो लाइन जो आने होगा उसी के अलॉन्ग, अगर पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव चार्ज है तो टुवार्ड्स। तो ये हो गया इनसाइड पॉइंट के लिए। तो ये हो गया टोटल चार्ज के फॉर्म में, किस फॉर्म में हो गया बाबू, टोटल चार्ज के फॉर्म में। अगर हम इन टर्म्स ऑफ रो, अगर रो के टर्म में बात करें बाबू, रो के टर्म में, रो के टर्म में, वो ऐसा हो, in terms of rho,
रो के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ रो, ठीक है। अभी देखो आउटसाइड के लिए नहीं, इनसाइड के लिए लिख रहे हैं, इनसाइड के लिए ही लिख रहे हैं ये सब, आउटसाइड के लिए नहीं। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये होगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर वेक्टर, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर वेक्टर, इंटू आर वेक्टर, ठीक है बाबू। रो बाई 3 एप्सिलॉन इंटू आर वेक्टर कैप के फॉर्म में भी रख सकते हैं, या अगर इसी के मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा बाबू, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन, या इसी को लिख सकते हो आर मैग्नीट्यूड आर इंटू आर का। तो ये सब तो है ना छोटी मोटी बातें हैं बाबू, है कि नहीं। नोट करें, ये इनसाइड के लिए है, किसके लिए है, इनसाइड के लिए। अब आउटसाइड के लिए पहले इसको नोट करें, जगह खाली करें बाबू, नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। नोट कर लिया होगा आपने, है ना। अब आउटसाइड के लिए देखो, आउटसाइड के लिए और आर ग्रेटर देन। अच्छा एक बात यहाँ ध्यान रखना, इस केस में, सॉलिड वाले केस में सरफेस पर अगर फाइंड करना है तो दोनों काम करेगा, यहाँ भी इक्वलिटी होगा और यहाँ भी इक्वलिटी होगा, दोनों में। यहाँ आप अगर सरफेस में पता करना है तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो तो भी उतना ही आएगा, ये भी अप्लाई करोगे तो भी उतना ही आएगा। इसमें फॉर्मूला क्या है, बाहर के लिए ये भी 0.4 देखो, स्फेरिकल हॉलो हो या स्फेरिकल सॉलिड हो, बाहर के लिए दोनों 0.4 की तरह ही बिहेव करेगा। तो क्या मिलेगा बात में, ये क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो आर कैप लगा दो, वेक्टर के फॉर्म में लिखना तो आर कैप लगा दो, है ना। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखोगे तो आर कैप मत लगाओ। ये भी किधर होगा, अलॉन्ग रेडियल, अलॉन्ग रेडियल, अलॉन्ग रेडियल डायरेक्शन। आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी, है ना बाबू, सारी बातें समझ में आ रही होगी, कोई ये सब खास बात है। पूरा इलेक्ट्रोस्टैट बहुत आसान है। इलेक्ट्रोस्टैट छोड़ो, आगे जो और भी पढ़ेंगे, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक करेंट, मैग्नेटिज्म, मैग्नेट, ये वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी, है ना, सब आसान है। तो स्क्रीनशॉट लो बाबू, नोट करें, इसका ग्राफ भी देख ले बाबू, ग्राफ हेडिंग दे, ग्राफ ऑफ ई वर्सेस स्मॉल आर, ग्राफ ऑफ ई वर्सेस स्मॉल आर, ग्राफ ऑफ ई वर्सेस स्मॉल आर। पूरे में चार्ज है, ये है आर डिस्टेंस और ये मान लो फील्ड, ठीक है बाबू। क्या देखो, इन साइड के लिए आपने, आप कॉपी में देखो, इन साइड के लिए आपको दिखेगा प्रोपोर्शनल टू आर, प्रोपोर्शनल टू आर दिखेगा। तो प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा इस तरह से, ये आर बराबर आर के लिए है। और साइड के लिए देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा, ठीक है बाबू। और यहाँ में देखो, सॉलिड के केस में भी मैक्सिमम फील्ड कहाँ पे, मैक्सिमम फील्ड कहाँ पे, सरफेस पे। ई मैक्स कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। नोट कर ले डायग्राम बाबू, नोट कर ले। देखो ये जो ग्राफ है ना बाबू, यहाँ गया ई प्रोपोर्शनल टू आर और यहाँ क्या है ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर।
है ना, नोट कर लें। और एक न्यूमेरिकल लिखे बाबू, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल। A solid non-conducting sphere, a solid non-conducting sphere of radius capital R, थोड़ा फास्ट लिखें बाबू। A solid non-conducting sphere of radius capital R, of radius capital R and uniform volume charge density, and uniform volume charge density rho, uniform volume charge density rho has its center at origin, has its center at origin, has its center at origin, full stop. Find out electric field intensity, find out electric field intensity in vector form, in vector form at the following positions, at the following positions, at the following positions, at the following positions। फर्स्ट में लिखें, फर्स्ट में लिखें r/2, 0, 0, r/2 ये फर्स्ट में है, r/2, 0, 0 इस पॉइंट पे बताना है। और सेकंड में क्या है, r/2, r/2, 0। और जो थर्ड है वो है r, r, 0, r, r, 0। ऐसा है। इन्हीं तीनों पॉइंट पे हमें वेक्टर फॉर्म में फील्ड का डायरेक्शन पता करना है बाबू, पता करना है। ऐसा करते ना, इसे मान लेते ए पॉइंट, इसे मान लेते बी पॉइंट, इसे मान लेते सी पॉइंट, और डायग्राम इसका दिया हुआ नहीं है, बस ऐसे ही है, कोई फोटो वोटो नहीं दिया हुआ। तो आप देखो जो रेडियस है वो r है, और ये देखो r/2 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ए पॉइंट है वो कहाँ है, इनसाइड। ए लाइज इनसाइड, वो ए कहाँ है, इनसाइड है। तो इनसाइड के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ए, क्या लिखेंगे बाबू, रो बाई 3 इंटू आर वेक्टर, आर वेक्टर है कि नहीं, आर वेक्टर दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर। तो क्या लिखेंगे, r/2 आई का रो आर वेक्टर बाई 3 अभी अभी लिखाया था रिजल्ट, ये हो गया। इसको जो मैंने स्वप्न करूँ मतलब कितना आ जाएगा, रो r/6 आई का। ये हो गया बाबू, हाँ ये रो है, रो क्या है, रो। और सेकंड में कहाँ पे पूछा है बाबू, r/2, r/2, 0 पे। देखो सेकंड में, अब एक बात बता, अगर हम आपसे पूछे इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है तो कितना आएगा बाबू। अगर सेंटर से डिस्टेंस इसका पूछे तो कितना आएगा, कैसे फाइंड करोगे, √, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो r/2 प्लस r/2 मतलब r²। तो ये तो सरफेस पे आ रहा है बाबू, है कि नहीं। हम लोग अगर OB कैलकुलेट करें तो वो r के बराबर आ रहा है। अगर OB कैलकुलेट करें तो कितने के बराबर आ रहा है, r के बराबर, मतलब एट सरफेस। दिस इंप्लाइज दैट B lies at surface, B lies at surface। चूंकि रेडियस के बराबर आ रहा है OB डिस्टेंस, तो सरफेस पे होगा। मतलब इनसाइड के लिए अप्लाई करो या आउटसाइड के लिए अप्लाई करो, दोनों को अप्लाई कर सकते हो, सेम ही आएंगे। हाँ, तो रो बाई 3 आर वेक्टर, आर वेक्टर मतलब कितना, r/2 आई कैप प्लस r/2 जे कैप। अब इसको आप जो कर लो है ना, क्या जो कर लेंगे, रो r बाई 3√2 आई प्लस जे।
अब इसमें क्या है, चाहो तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, ये तो आपके हाथ में है कि नहीं। तो ये हो गया इतना। अच्छा ये एट एट पे लिखेंगे एट बी। इसके बाद थर्ड में कहा पूछा बाबू, आर कॉमा जीरो। तो ये तो ऐसे देख रहा है, आर कॉमा जीरो मतलब 65 पॉइंट हो जाएगा। इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना आएगा, √2r है ना। इसको सी मान, तो ओसी कितना आएगा, √2r ग्रेटर देन आर। तो दिस इंप्लाइज दैट सी लाइज आउटसाइड। सी कहाँ लाई कर रहा, आउटसाइड, है कि नहीं। तो आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगा देंगे बाबू, है ना, आउटसाइड वाला लगा देंगे। आउटसाइड के लिए क्या है, के इंटू क्यू। रो के फॉर्म में तो वो फॉर्मूला हम लोग लिखे ही नहीं है, तो कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं। चलो अभी लिखते हैं के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना, √2r, इसका स्क्वायर करेंगे कितना, √2r का स्क्वायर इंटू इंटू यूनिट वेक्टर, इंटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कितना आएगा, आर आई कैप प्लस आर जे कैप बाई √2। हाँ वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर बन गया। और इसको जो करना है अपना करते रहो। क्या कर सकते, क्यू को हमें रो के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो। क्यू का मतलब टोटल चार्ज, तो रो इंटू वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, रो इंटू वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। तो के इंटू रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 4/3 कितना हो जाएगा, क्यू के जगह पर टोटल चार्ज है ना, और डिवाइडेड बाई, देखो ये 2r², और ये जो r कॉमन होगा तो एक r क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और एक मिनट, मैग्नीट्यूड ये √2 नहीं, √2r होगा, तो ये तो r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 2r² और एक और √2r², और यहाँ क्या बचेगा i प्लस j। अब इसको रिफ्रेश कर लो अच्छे से, k को भी चाहो तो 1/4 लिख दो। तो ये सब तो अपने हाथ का कैलकुलेशन है कि नहीं बाबू। तो ये हो गया, ऐसे भी छोड़ दो या आप इसको रिफ्रेश कर लो, ठीक है। तो इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लो बाबू, नोट कर ले। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे वेरी वेरी फास्ट, ठीक है। A uniformly charged solid non-conducting sphere, a uniformly charged solid non-conducting sphere of uniform volume charge density rho, of uniform volume charge density rho, a uniformly charged solid non-conducting sphere of uniformly volume charge density rho and radius r, capital R is having a concentric spherical cavity, CAVITY, concentric spherical cavity of radius small r, full stop. Find out electric field intensity at the following points, as shown in figure. है ना, as shown in figure। और फर्स्ट में लिखे, इसमें 4 पार्ट है। फर्स्ट में लिखे बाबू पॉइंट ए, फर्स्ट में पॉइंट ए, और सेकंड में पॉइंट बी, थर्ड में पॉइंट सी, और फोर्थ में सेंटर ऑफ द स्फीयर। फर्स्ट में पॉइंट ए, सेकंड में पॉइंट बी, थर्ड में पॉइंट सी, और फोर्थ में सेंटर ऑफ द स्फीयर। और इसका डायग्राम दिया हुआ है आपको, ये का स्फीयर है, इसके अंदर एक कैविटी है। कैविटी मतलब
उसके अंदर कुछ है ही नहीं ऐसे। ये क्या है? कैविटी, मतलब उसके अंदर सिर्फ फ्री स्पेस है और कुछ नहीं, सिर्फ फ्री स्पेस है, वैक्यूम, कोई मटेरियल मीडियम नहीं है। लेकिन फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ यहाँ चार्ज है बाकी, इस तरह से है। मतलब यहाँ यहाँ चार्ज है लेकिन यहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, खाली स्थान, बिल्कुल बिल्कुल वैक्यूम। और इसमें दिया गया है सेंटर को ओ बोला है, ये है स्मॉल आर, ये है कैपिटल आर, और दिया गया है ए बी सी। हाँ देखो यहाँ पे पॉइंट है ए, यहाँ पे पॉइंट है बी, यहाँ पे पॉइंट है सी, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, और ये सेंटर ऐसा है। तो हमें पता क्या करना बाबू? फील्ड पता करना कहाँ पे? सबसे पहला में देखा जाए तो ए पॉइंट पे, ए पॉइंट, ए पॉइंट एट ए। तो ए पॉइंट देखो अंदर में, कैविटी के अंदर है कि नहीं? कैविटी के अंदर है। तो यहाँ पे करेंगे क्या बाबू हम लोग? अंदर में फील्ड कितना होगा? तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक तरीका बतला है, पहले तरीका समझो। इसको बनाने का एक तरीका होता है, आपने मैकेनिक्स में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास में आपको बताया गया होगा, ठीक है। ये आप मान लो कि इसको, ये दो बॉडी का कॉम्बिनेशन है, एक बड़ा स्फीयर जिसको पूरा चार्ज है ऐसा, और एक ये काट के निकाल लिया है, इसका सेंटर स्मॉल इसका ये है और ये कैपिटल आर का। इस पे अगर हम बोले प्लस रो कूलम पर मीटर क्यूब है, तो इस पे क्या होगा? माइनस रो कूलम पर मीटर क्यूब। माइनस रो कूलम पर मीटर क्यूब, मतलब ये प्लस नहीं माइनस होगा, प्लस नहीं क्या होगा? माइनस। ये पानी नहीं है, माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको मैकेनिक्स में बताया था हमने, है ना। तो इसी तरह से तो देखो ए पॉइंट पे, अगर ए पॉइंट देखें तो देखो इसके लिए भी अंदर में ही है और इसके लिए भी अंदर में ही है। तो अंदर, तो दोनों की वजह से फॉर्मूले तो अंदर में, तो इसकी वजह से क्या लिखेंगे? इसकी वजह से क्या लिखेंगे? रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर वेक्टर। आर वेक्टर मतलब क्या? ये आर वेक्टर ऐसा लिखेंगे तो, या फिर इसे ओए वेक्टर लिख सकते हो, ओए वेक्टर लिख सकते हो, है कि नहीं? या आर वेक्टर लिख दो। और इसका जो होगा वो उल्टा डायरेक्शन में होगा, रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स सेंटर। इसका होगा अवे सेंटर और उसका होगा टुवर्ड्स सेंटर। तो प्लस उसका क्या लिखेंगे? रो, रो की जगह पर क्या होगा? माइनस रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे? आर वेक्टर। दोनों का तो डिस्टेंस तो सेंटर से ही लेंगे ना, यहाँ भी आर वेक्टर, यहाँ भी आर वेक्टर। अब बताओ कितना आ रहा है? ये तो जीरो आ रहा है, ये तो कैंसिल आउट होकर के जीरो आएगा। मतलब इस ए पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो कितना होगा? जीरो होगा। तो ये हो गया फर्स्ट। अगर हम सेकंड की बात करें, किसकी बात करें? सेकंड की बात करें, एट बी। तो बी देखो यहां है, इसके लिए बाहर है बी और इसके लिए अंदर है। तो इसकी वजह से अंदर का फॉर्मूला लिखेंगे और इसके लिए बाहर का फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा बाबू? इसकी वजह से रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर। एक मिनट बाबू, थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, शायद आप लोग को मिस्टेक दिख चुका होगा। मिस्टेक ये आर इसका रेडियस है, जबकि यहाँ में आर नहीं, हम ओए वेक्टर लेंगे ना बाबू, वैसे भी वो जीरो ही आएगा। ये आर जो है इसका रेडियस है ना,
ये ओ ए, और यहाँ पे भी क्या होगा, ओ ए, है कि नहीं बाबू, ओ ए, ओ ए, है ना, ऐसा हो गया। तो ये तो जीरो ही आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर लिखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखना पड़ेगा बाबू, रो बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट। आप समझ चुके हो क्या गलती था, वो सुधार दिया। रो बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट इनटू ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर ओ बी के डायरेक्शन में जाएगा, और इसकी वजह से अगर लिखेंगे तो इसकी वजह से क्या लिखेंगे, माइनस रो बाई, और बाहर है ना, तो बाहर है तो फिर ये फॉर्मूला नहीं, बाहर है तो फिर ये हो जाएगा के क्यू बाई, के क्यू बाई ओ बी स्क्वायर, के क्यू बाई ओ बी स्क्वायर, और इनटू यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब कितना, ओ बी बाई ओ बी, ओ बी बाई ओ बी, ऐसा लिखेंगे। अब क्यू का वैल्यू पुट करेंगे बाबू, क्यू का, हालांकि ये क्यू क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होगा इस पे, तो माइनस क्यू पहले ही लगा दिया, ठीक है ना। तो इसका यहां लिख रहे हैं, यहाँ एट बी। देखो ये सब जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीट वगैरह में पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा, तुरंत बेधड़क बनाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं। रो बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट ओ बी वेक्टर माइनस, और क्या लिखेंगे बाबू, और क्या लिखेंगे, क्यू को लिखेंगे कितना, के को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस क्यू को लिखेंगे कितना, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी, है ना, आर क्यूब डेंसिटी, अरे लिखेंगे ना। ये जो चार्ज है, एक मिनट, ये जो चार्ज है कहाँ का लेंगे, ये चार्ज है इस पर का, तो इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, कितना होगा ना बाबू वॉल्यूम, है कि नहीं, डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, इसका चार्ज लिखेंगे ना, ठीक है। और क्या है बाबू, ओ बी वेक्टर बाई ओ बी, और ये ओ बी स्क्वायर एक है, ऐसा, तो यहाँ पे आएगा कितना, ये पाई और ये पाई गया, और ये यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होगा, अगर कैंसिल आउट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर जो बचेगा वही रहेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, पहले नोट करो, इसे जगह चाहिए मुझे, पहले आप नोट करें इसे, नोट तो कर लिए होंगे, हाँ, तो कहाँ लिख दिया बाबू, ऐसा करते हैं यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ एट बी, ये कॉमन क्या हो रहा है, देखो रो बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, रो बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो रहा है कॉमन, और ये वाला जो 4 है ये तो कैंसिल आउट हो जा रहा है कि नहीं, और क्या है बाबू, ओ बी वेक्टर ओ बी वेक्टर, तो जो कॉमन हो रहा है कर लो, रो बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट क्या हो रहा है कॉमन, और बचेगा कितना, इसमें बचेगा 1 माइनस, यहाँ क्या बचेगा आर क्यूब बाई ओ बी क्यूब, और इनटू ओ बी वेक्टर ओ बी वेक्टर, यही बचेगा ना बाबू, ठीक है। तो यहां से आप देख लो कितना आएगा, कितना क्या, यही छोड़ दो, ये चाहो तो एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, पहले इसको समझो, पहले आप इसे समझिए क्या लिखा है ना। तो ये हो गया इतना, ये आ कितना रहा वो सब तो ठीक है, लेकिन बन कैसे रहा, मेनली काम कैसे करना है वो समझना है, कि मेनली काम कैसे करना है, ठीक है बाबू। तो इसे आप नोट कर ले, ये हो गया फर्स्ट सेकंड, और हम लोग थर्ड केस में चलेंगे, थर्ड केस में, इसको इरेज कर लेंगे, थर्ड केस में चलेंगे बाबू, थर्ड केस में देखो यार,
थर्ड केस कहाँ था बाबू? थर्ड केस है एट पॉइंट सी। तो इसकी वजह से देखो सी कहाँ है, सी यहाँ है, ये दोनों की वजह से बाहर है, दोनों की वजह से बाहर ही है। तो बाहर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो, के Q1 जिस पे मान लो चार्ज है Q1, जिस पे मान लो चार्ज है Q2 माइनस Q2, या जो भी है ना, ये सब मानने का छोड़ो। के Q1 बाई OC स्क्वायर और इनटू OC वेक्टर ऐसा लिखेंगे, और फिर माइनस, ये चलो प्लस ही लिखते हैं, इसकी वजह से के Q2 बाई OC स्क्वायर और OC वेक्टर, सेंटर से ही तो डिस्टेंस लेते हैं ना, याद रखो जो कॉमन है वो कॉमन कर लो, के बाई OC स्क्वायर इंटू Q1 प्लस Q2, हालांकि ये माइनस चार्ज होगा, ये क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, है ना, तो माइनस में पुट करेंगे। चलो Q1 के जगह पर, Q1 मतलब इस पर का चार्ज, तो कितना लिखेंगे, रो इंटू इसका वॉल्यूम, कितना 4/3 पाई और माइनस Q2 के जगह पर रो इंटू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई R3 और यहाँ OC वेक्टर। तो ये तो ऐसे ही आपको दिख रहा है, के का वैल्यू लिख लो, कॉमन कर लो, है कि नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई खास बात है, आप समझ रहे होगे, है ना। ये के का वैल्यू पुट कर दो, जो कॉमन हो रहा है कॉमन कर लो और हो गया, है कि नहीं बाबू, बहुत आसान है। तो ये था थर्ड। अब अगर फोर्थ की बात करें, फोर्थ पॉइंट सेंटर पे पूछा है ना बाबू, सेंटर पे पूछा है तो वो तो और आसान होगा, है ना, सेंटर पे तो और भी ज्यादा आसान होगा, सेंटर पे तो और भी ज्यादा आसान होगा बाबू। तो देखो फोर्थ में एट सेंटर, तो दोनों की वजह से लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बाबू, दोनों के लिए तो अंदर ही है, दोनों के लिए तो अंदर ही है। तो देखो क्या लिखने जाते हैं, अंदर वाला फॉर्मूला लगा दो, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू, क्या लिखेंगे बाबू, क्या जीरो होगा, बता क्या जीरो होगा, लास्ट में लाइव रहता तो आप जवाब भी देते, लाइव है ही नहीं, है ना, बिल्कुल जीरो होगा, बिल्कुल जीरो होगा, है ना। रो बाई 3 एप्सिलॉन इनटू पोजीशन वेक्टर का इनटू करेंगे तो जीरो वेक्टर होगा, सेंटर से सेंटर का देखेंगे तो जीरो वेक्टर ही आएगा ना, और प्लस माइनस रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये भी जीरो वेक्टर, ओवरऑल क्या आएगा, जीरो वेक्टर। नोट कर लो बाबू, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर ले बाबू, नोट कर ले, है ना, स्क्रीनशॉट लो और नोट करें। एक लास्ट क्वेश्चन अभी करेंगे बाबू, याद ध्यान दो। अभी जो कैविटी था वो कॉन्सेंट्रिक था, अभी का जो कैविटी था वो क्या था, कॉन्सेंट्रिक था, है कि नहीं। लेकिन थोड़ा सोचो, अगर वो कैविटी कॉन्सेंट्रिक ना होकर के कहीं इधर उधर भटक जाए, कॉन्सेंट्रिक ना होकर के कहीं इधर उधर भटक जाए, लिखे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल लिखे, न्यूमेरिकल इन द अबव क्वेश्चन if the cavity is not concentric, if the cavity is not concentric, if the cavity is not concentric and centered at point P, and centered at point P, then repeat the above question, then repeat the above question। और इस क्वेश्चन में VBI लगा देगा आप, इस क्वेश्चन में VBI लगा दे, बहुत ही मस्त वाला क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, मतलब कॉन्सेप्चुअल नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जगहों पर इसका डायरेक्ट यूज आता है,
बहुत बार पूछा जाता है। इसका डायग्राम देखो ऐसा है, ये है, लेकिन जो कैविटी है वो कॉन्सेंट्रिक नहीं, जहां तहां भटक गए। मान लो कैविटी यहाँ है, कैविटी यहाँ है, और इस कैविटी का सेंटर कहाँ है, पी पॉइंट पे, और इसका सेंटर है यहाँ ओ पे, और बाकी जो पॉइंट जैसे था वैसे रहने दो। एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट, एक सी है, यहाँ एक ए पॉइंट है, यहाँ एक बी पॉइंट है, और यहाँ सी पॉइंट है। तो इन पॉइंट्स पे, ए बी सी पॉइंट पे हमें फील्ड पता करना है। फील्ड एट ए, फील्ड एट बी और फील्ड एट सी, ये तीनों फाइंड करना। सेंटर पे भी मान लो, सेंटर पे भी आप ले सकते हो, ठीक है। हम इस क्वेश्चन में सिर्फ एक पार्ट करने जा रहे हैं, सिर्फ एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट, यही मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही वाला भी आई है। बनेगा वैसे जैसे हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन कराया ना बाबू, वैसे ही ये सारा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ये जो है वो भी आई बहुत जगहों पर डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। तो देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको बिल्कुल वैसे ही दो स्क्वायर मान लो, एक बड़ा सा और एक छोटा सा, इस पे माइनस रो, इस पे प्लस रो, है ना। और इसका सेंटर है पी पॉइंट पे, इसका सेंटर है ओ पॉइंट पे, और हम ए पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए देखो, इस कैविटी के लिए ए यहाँ है और इसके लिए ए यहाँ है, मतलब इसके लिए ए यहाँ कहीं है कि नहीं, ठीक है बाबू। तो यहाँ ए पॉइंट पे हमें फील्ड कैलकुलेट करना है, तो ध्यान दो, दोनों के लिए तो अंदर ही है, ए पॉइंट दोनों के लिए ही क्या है, अंदर। ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। फील्ड एट ए, फील्ड एट ए, है ना। तो दोनों की वजह से, प्लस रो की वजह से भी और माइनस रो की वजह से भी, दोनों की वजह से लिखेंगे, दोनों के लिए अंदर ही है, तो इनसाइड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, रो बाई 3 इनटू क्या लिखेंगे, ओ ए वेक्टर, क्या लिखेंगे इसके लिए, ओ ए वेक्टर, प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस रो बाई 3 इनटू सेंटर से लेते हैं ना, कहाँ से लेते हैं, सेंटर से लिया जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी ए वेक्टर, सेंटर से ना पोजीशन वेक्टर लेते हैं, तो इसका सेंटर है, तो पी ए वेक्टर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, जो कॉमन हो रहा है उसको हम कॉमन कर रहे हैं, तो रो बाई 3 तो बचेगा क्या, ओ ए वेक्टर माइनस पी ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर माइनस पी ए वेक्टर। अब थोड़ा डायग्राम में ध्यान दो बाबू, इस डायग्राम में देखो, ये जो ब्लैक देख रहे हो ये तो क्वेश्चन का पार्ट है, इसमें अभी जो ड्रॉ करेंगे वो सॉल्यूशन का पार्ट है। देखो ओ ए वेक्टर मतलब कौन, दिस इज द ओ ए वेक्टर, और पी ए वेक्टर मतलब कौन, दिस इज द पी ए वेक्टर, दिस इज द पी ए वेक्टर, है ना। अच्छा, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ रो बाई 3 इनटू ओ ए वेक्टर। देखो माइनस को अगर इसमें दे दे तो एपी वेक्टर लिख सकते हैं, एपी वेक्टर, है ना, एपी वेक्टर। तो एपी का मतलब कौन, ध्यान दो, फिगर में ध्यान दो, ओरिजिनल फिगर में, दिस इज द एपी, ये ओ ए और ये एपी दोनों का एडिशन है, मतलब रिजल्ट है, तो रिजल्टेंट कौन आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कौन आएगा, ये आएगा बाबू ओपी वेक्टर। कौन होगा, ओपी वेक्टर।
ओपी वेक्टर क्या रहा है, ओपी वेक्टर। मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ध्यान दो बाबू, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर कुछ है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस कुछ हो सकता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं। तो मान लो गिवन, क्वेश्चन में नोट कर लो बाबू, गिवन ओपी इज इक्वल टू एल, ओपी इज इक्वल टू एल दिया हुआ, तो फिर क्या लिखेंगे, ओपी इज इक्वल टू एल, तो फिर लिखेंगे क्या, इसको ऐसे भी मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रो एल बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू ओपी कैप। ओपी वेक्टर है तो उसको ओपी का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं हम, रो इनटू ओपी का मैग्नीट्यूड देखो एल, तो रो एल बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू ओपी कैप। मतलब जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, ओपी के डायरेक्शन में। अब एक बात को ध्यान रखो, हमने इस पॉइंट पे फील्ड निकाला है, ए पॉइंट पे फील्ड निकाला है, ए पॉइंट पे फील्ड निकाला है, लेकिन देखो ना तो हमें इस डिस्टेंस पे वो फील्ड का मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है, इस सेंटर से ए का कितना डिस्टेंस है क्या उस पर डिपेंड कर रहा है, नहीं। क्या जो डायरेक्शन है वो इस और ए पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। ये पॉइंट ए जहां तहां है, लेकिन वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इसका सेंटर और कैविटी का सेंटर उसके बीच का डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और डायरेक्शन भी उसी के अलोंग है, डायरेक्शन भी उसी के अलोंग है। मतलब हम इस ए पॉइंट को यहाँ रखें या यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, ए पॉइंट कैविटी के अंदर कहीं भी हो, यही होगा, यही होगा। इसको आप नोट करो बाबू, मैं इरेज कर रहा हूं, इसको नोट करो, नोट करो। कहने का मतलब ये हुआ, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ ए, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ ए, ये जो मिल रहा है ये क्या मिल रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ ए इनसाइड दी कैविटी, है ना। बाकी तो ये क्या है, सब तो एक ही जैसा कैलकुलेशन हो रहा है, बी पे, सी पे, सेंटर पे, जहां चाहो निकाल सकते हो, खुद से सॉल्व कर लेना बाबू, बाकी पार्ट पे खुद से सॉल्व कर लेना, है ना। मैं नहीं चाहता आपको वीडियो ज़्यादा लंबा जाए, और ये आप कर सकते हो खुद से, है ना। इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही गया होगा वीडियोस देख करके, है कि नहीं बाबू, ये पढ़ाई करके, है कि नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे लेक्चर्स आपको समझ आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, है ना। तो ये सॉलिड स्फीयर का भी, और जो डेरिवेशन का बात है फॉर्मूले का, वो हम लोग गॉस लॉ में कर लेंगे, वो आपको बताया था पहले ही, है ना। तो चलो इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।